तो आज हम बात करेंगे रोग निदान में नेक्स्ट डिजीज अपनी सबसे इम्पोर्टेंट में 10 या 5 मार्क्स में इसमें दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एकादश रूप पूछ लेता है या राज्यक्षमा के, या क्षर रूप पूछ लेता है, या फिर राज्यक्षमा पूरा 10 नंबर में लिखने के लिए आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी, महायोगी गुरु गोरखनाथ है, राजस्थान है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कोई सा भी कॉलेज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्यक्षमा। अब देखो राज्यक्षमा में अगर तुम देखोगे इसका जो डिटेल में वर्णन है वो है चरक चिकित्सा स्थान में मिलता है। और चिकित्सा स्थान के 8वें अध्याय में यानी कि 8 चैप्टर में काफी ज्यादा डिटेल इसकी दी हुई है। और वहां पे क्या कहा गया है कि राज्यक्षमा टूवर्ड्स पहले क्षमा, ठीक है। तो यक्षमा कहते हैं रोग को, ठीक है। और राज का मतलब है राजा का, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, राजा को जो रोग हुआ था, इसी रोग को कहा गया राज्यक्षमा। कौन किस राजा को हुआ था? जो हमारे नक्षत्र के राजा हैं, राजा चंद्रमा, ठीक है। तो उनको हुआ था, इसीलिए सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा, राज्यक्षमा पड़ा, यानी कि राजा का योग रोग, ठीक है। तो राज्यक्षमा दो वर्ड से मिलकर बना है, राज प्लस यक्षमा। तो राजा का, राज का मतलब क्या है, राजा का, और यक्षमा का मतलब क्या है, रोग। तो राजा का रोग क्या है, राज्यक्षमा कहलाता है। अब देखो राज्यक्षमा में अगर सिंपली जो इंट्रोडक्शन है या परिचय है, सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राज्यक्षमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत इसे दुष्चिकित्सा, महाव्याधि और महाबल कहते हैं, ठीक है। तो महाबल, महाव्याधि और दुष्चिकित्सा किसको कहा गया है, क्वेश्चन एमसीक्यू में तुमसे पूछा जा सकता है। पर्याय है, या दुष्चिकित्सा किसके बारे में कहा गया है, या महाबल किसके बारे में कहा गया है। तो ये तीनों वर्ड कहे आचार्य सुश्रुत ने किसके बारे में, राज्यक्षमा के बारे में। तो राज्यक्षमा में अगर देखो तो यहाँ पे एक कोटेशन है सुश्रुत उत्तर स्थान का, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर तंत्र में क्या है, अनेक रोगानुगतो बहु रोग पुरागम दुर्विगेयो दुर्निवारा शोषो व्याधि महाबला। ये कहा गया है कि अनेक रोगों, अनेक रोग जिसके आगे और पीछे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अनेक रोगों अनुगतो, जिसके पीछे क्या है, आगे पीछे अनेक रोग चलते हैं, ठीक है। दुर्विगेयो कठिनाई से जाने वाला, निवार जिसकी कठिनाई से चिकित्सा की जाए, उस महाबली व्याधि को क्या कहते हैं, शोष या राज्यक्षमा कहा जाता है। ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है इसके बारे में, दुष्चिकित्सा है, महाव्याधि है और महाबला है, ठीक है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने किसके बारे में कहा है, राज्यक्षमा के बारे में कहा है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, परिचय का इंट्रोडक्शन क्लियर है, हैंड रेज कर दो। चलो ठीक है। अब इसकी निरुक्ति आती है कि निरुक्ति किस तरह से राज्यक्षमा वर्ड मिलके बना है। तो यहाँ पे क्या कहा है, यक्ष मनिन यक्षते पूज्यते इति यक्षमा, मतलब जो पूजा जाता है, अधिक पीड़ादायी होने के कारण यक्षमा की विशेष चिकित्सा की जाती है। पूजा जाने का मतलब क्या है, पूजा किसको जाता है, किसकी पूजा की जाती है, जो सबसे अलग हो, जो विशेष हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी विशेष चिकित्सा की जाती है, यानी कि इसको हम पूजते हैं, ठीक है। मतलब पूजना किस सेंस में, कि हम इसकी चिकित्सा विशेष रूप से करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, राज्यक्षमा कहते हैं। शोष्यति शोषा, तो इसको देखो, शोष भी एक इसका पर्याय है, यानी कि हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में क्या करता है, शोषण करता है, ठीक है। नरिशमेंट को हर लेता है, या हमारी बॉडी में रुक्षता लाता है, या हमारी धातुओं का शरण कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शोष कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कहा है, शीयते अनिन इति शेय, तो क्या कहा गया है, क्षय रोग के नाम से भी जाना गया है, जिसके जिसके कारण क्या होता है, क्षीणता उत्पन्न हो से क्षय रोग। तो देखो क्षय, ठीक है, राज्यक्षमा और शोष, तो ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। तो यहाँ पे निरुक्ति से भी तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। निरुक्ति क्लियर हो गई सबके, हैंड रेज कर दो, निरुक्ति क्लियर है तो। चलो ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि किस किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। तो चरक निदान स्थान के 6 अध्याय में, चरक चिकित्सा के 8वें अध्याय में, तो इंपॉर्टेंट है, 8वें अध्याय में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। और माधव निदान के प्रथम खंड के अध्याय नंबर 10 में इसका वर्णन मिलता है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत ग्रंथ के बारे में कि कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। तो हम बात करते हैं इसके पर्याय के बारे में। तो इसके 5 पर्याय कहे गए, मुख्य 5 पर्याय कौन कौन सा है, शोष, रोगराट, ज्वर,
क्षय और राज्यक्षमा पहले से शोष को कहते हैं, क्योंकि हमारी धातुओं का क्या करता है, शोषण करता है, धातुओं को हरता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शोष के नाम से जानते हैं। रोगराट, राजा का रोग होना होता है। मैंने बताया था ना कि राज्यक्षमा किससे मिलकर बना है, पहला है राज और दूसरा है यक्षमा, मतलब राजा का रोग होना, ठीक है। यह सबसे पहले राजा को हुआ था, इसलिए हम इसको कहते हैं राज्यक्षमा कहते हैं, या रोगराट के नाम से भी जानते हैं। ज्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे विशिष्ट लक्षण क्या होता है, ज्वर होता है, इसीलिए हम इसको ज्वर के नाम से भी कहा गया। तो अभी एमसीक्यू में आ जाए ना कि राज्यक्षमा का पर्याय है, ज्वर भी दे दे वो तुम्हें, शोष भी दे दे, और तुम्हें क्षय भी दे दे, और यह सभी इस तरह से डीएमसीक्यू आ जाए, तो तुम सोचोगे ज्वर तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो तुम यहाँ पे ज्वर भी लगाओगे, तो ज्वर भी है, शोष भी है, और क्षय, मतलब सभी ये क्या है, राज्यक्षमा के पर्याय हैं। अब इसके बाद क्षय, क्योंकि शरीर की धातुओं का क्षय करता है, उनको हरता है, या ओज का क्षय करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। और राज्यक्षमा क्यों कहते हैं, रोगों का राजा होता है, ये सबसे पहले जो है राजा को हुआ था, इसलिए हम इसको कहते हैं राज्यक्षमा कहते हैं। ये हमारे पर्याय हो गए। अब राज्यक्षमा के 4 कारण हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, राज्यक्षमा का डिवीजन करते हैं मेनली, ठीक है। अगर हम भेद की बात करते हैं तो राज्यक्षमा को लक्षण के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि उसमें सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे त्रिविध लक्षण आ रहे हैं तो इसको हम उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। षड्विध या फिर एकादश रूप आ रहे हैं राज्यक्षमा के, ठीक है। तो त्रिविध रूप के बेसिस पे, षड्विध रूप के बेसिस पे और एकादश रूप के बेसिस पे भी डिवीजन होता है। इसी तरह डिवीजन होता है आहार विहार के अकॉर्डिंग, मतलब निदान के अकॉर्डिंग। तो निदान के अकॉर्डिंग में 4 टाइप बताए गए हैं राज्यक्षमा के। सबसे पहले देखो, ये कोटेशन के बेसिस पे भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोटेशन डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, यथा बलम आरंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्मणम कारणम विद्या चतुर्थम विषम आसन। तो क्या कहा गया है, अयथा बलम, ठीक है। तो क्या करना, अपनी जो शारीरिक शक्ति है उससे ज्यादा क्या करना, कार्य करना, ठीक है, साहस जन्य। इसके बाद है वेग संधारणम, तो वेगों का धारण से, जो वेग का धारण से उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्षयम यक्ष्मण, क्षय, क्षय मतलब किसका, धातु क्षय से उत्पन्न होगा। या फिर क्या है, विषम आसन, मतलब अध्यशन वगैरह, अजीर्ण आसन वगैरह, तो इससे। तो कितने टाइप हो गए, 4 भेद हो गए यहाँ पे, कि मतलब 4 कारण के बेसिस पे हमने क्या किया, राज्यक्षमा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला, अय यथा बलम आरंभम, मतलब अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना, अत्यधिक बाहर ढोना, अत्यधिक बोलना, अत्यधिक चलना, अत्यधिक गायन करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद है वेग संधारणम, तो यानी कि मल मूत्र के वेगों का धारण करना। क्षयम मतलब धातुओं का क्षय होना। और क्या है लास्ट में, विषम आसनम, विषम भोजन करना। यक्ष्मा रोग के 4 कारण बताए गए, और इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इनके लक्षण, इनके संप्राप्ति और इसके निदान पढ़ेंगे। सबके क्लियर हुआ यहाँ तक, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो। सबके क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूँ। तो सबसे पहला है साहसजन्य। साहसजन्य में क्या होगा, भाई अपने से अधिक किसी से लड़े हो, या फिर क्या हुआ, अब बहुत तेज तुम बोलते हो, या बहुत टाइम तक तुम स्टडी करते हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो तुम्हारी दोष है, कौन सा मेजर, वात दोष कुपित होगा। जाहिर सी बात है, अत्यधिक व्यायाम करने से या चीजें करने से वात दोष पर कुपित होता है। तो यहाँ पे अगर साहसजन्य में देखोगे तो वात दोष डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अधिक शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करने से, या उच्च स्वर बोलने से, या चिरकाल तक अध्ययन करने से, मतलब बहुत लंबे टाइम तक पढ़ने से, या अति मार्ग गमन से क्या होता है, साहसजन्य का उत्पत्ति होती है। मतलब ये कारण बताए गए हैं। तो अब इसकी कारण ये है, तो संप्राप्ति क्या होगी, कि तुमने क्या किया, अत्यधिक साहस किया, तो तुम्हारे फुफ्फुस में क्षत हो गया, मतलब जो तुम्हारे लंग्स वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं चोट या फिर वेदना वगैरह उत्पन्न हुई, तो उससे क्या हो जाएगा, उरह क्षत हो जाएगा। तो उरह प्रदेश में क्या होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी, या उरह प्रदेश में तुम कह सकते हो कोई इंजरी वगैरह हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जब उरह क्षत हो गया तो क्या होगा, वात दोष, मेनली क्या रहता है, तुम्हारे लंग्स में एयर है, ठीक है, तो वही तुम्हारा वात दोष कुपित हो जाएगा। वात दोष कुपित होकर क्या करेगा, जो हमारा कफ है उस कफ को उभार देगा, ठीक है। और कफ उभारने के बाद क्या करेगा, कफ चला जाएगा स्रोतसों में अवरोध करने के लिए। अब जब स्रोतसों में अवरोध होगा तो क्या हो जाएगा, शोष, यानी कि जो तुम्हारी धातु है उसका शोषण होने लगेगा, धातुओं का शोषण होने लगेगा। अब जब धातुओं का शोषण होने लगेगा तो किसकी उत्पत्ति होगी, राज्यक्षमा की उत्पत्ति होगी। सिंपल सा है कि भाई तुमने अत्यधिक साहस वगैरह किया तो तुम्हारे फुफ्फुस वगैरह में क्षत हुआ, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो उरा क्षत हो गया, इंजरी वगैरह हो या पेन वगैरह, जिसको तुम को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पे वात दोष कुपित हो जाएगा, वात कुपित हो गया क्या करेगा, कफ को उभारेगा और स्रोतसों में चला जाएगा। जब स्रोतसों में कफ चला जाएगा तो भाई स्रोतसों में कफ बड़ा बड़ा बन चुका है, तो स्रोतसों में जब कफ गया है, पूरे सभी जो तुम्हारे
रस व स्रोतस है, रक्त व स्रोतस है, मांस व स्रोतस है, सभी में चला जाएगा। तो जब स्रोतसों में कफ गया है तो धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, जब धातुओं की पुष्टि नहीं होगी तो धातुओं का शोषण होने लगेगा, जब धातुओं का शोषण होगा तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, राज्यक्षमा की उत्पत्ति होगी। ये यहाँ पे इसकी तुम कह सकते हो पैथोजेनेसिस है या इसकी संप्राप्ति है। क्लियर हो गई यहाँ पे सबकी संप्राप्ति, हैंड रेज कर दो अगर क्लियर है तो संप्राप्ति। क्लियर है ना सबके संप्राप्ति, चलो ठीक है। अब इसमें लक्षण क्या मिलेगा, देखो लक्षण मिलेंगे, क्या मिलेगा, ये कॉमन लक्षण सभी में मिलेंगे, छह जन्य भी है, वेग धारण भी है, और तुम्हारा साहसजन्य भी है, या फिर तुम्हारा धातु छह जन्य भी है, सब में कॉमन सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सिम्टम्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, शेषूल, कास, अरुचि, अतिसार, ज्वर, रक्त स्टीवन, कोष्ठ ध्वंस, स्वर भेद, पार्श्वशूल, जृंभा, ऊढ़शूल, ये सबको पता है। शिरशूल क्या होता है, हेडेक होता है, कास क्या होता है, अरुचि क्या होती है, स्वर भेद क्या होता है, मतलब कर्कशा उत्पन्न होगी, पार्श्व यानी कि प्लूरल कैविटी में पेन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो इसको कैसे याद करना है, ये चीजें अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसमें जब एकादश लक्षण पढ़ाऊंगा तो एकादश लक्षण में तुम्हें बताऊंगा। मुस्कान अपना कैमरा ऑफ करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या है, रक्त स्टीवन, तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि स्पेशल सिम्टम क्या है, रक्त स्टीवन, मतलब जो ब्लड आएगा वोमिटिंग में, या ब्लड की वोमिटिंग होगी, वो किस में होगी, तो साहसजन्य में होगा ब्लड वोमिटिंग। मैंने बताया ना कि जब तुम साहसजन्य में क्या होगा, निदान का सेवन करोगे तो उरा क्षत होगा, इंजरी होगी, तो इंजरी होने के बाद क्या होगा, वो ब्लड वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगी, जब इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग क्या करेगी, जो कफ है, कफ ने तो स्रोतावरोध किया हुआ है, ठीक है, तो सब जगह से आमाशय में कफ ने सब, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो क्या होगा, आमाशय के में जो कफ है बढ़ा हुआ, उसके साथ उद्र मार्ग से ऊपर की तरफ से बाहर निकलेगा रक्त वमन के, उसके वमन के रूप में। तो यहाँ पे मेनली क्या देखने को मिलती है, ब्लड की वोमिटिंग देखने को मिलती है, रस्ट स्टीवन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया सबको, ब्लड वोमिटिंग में क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, ये इसका मेन सिम्टम है। समझ आया, सांस जन्य में, क्लियर हुआ, ठीक है। ये बाकी चीजें सभी में कॉमन है कि ज्वर मिलेगा, कास मिलेगा, अरुचि मिलेगी, शिशुल मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेशल सिम्टम्स होंगे जो स्पेशल उसमें मिलेंगे, उसके विशेष लक्षण मिले के रूप में, ठीक है। इसी तरह वेग धारण, वेग धारण मतलब क्या होगा कि भाई तुमने वेगों का धारण किया, मल का, मूत्र का, यही वेग होते हैं ना कॉमनली, तो ठीक है। तो तुमने क्या किया, लज्जा या भय वंश, मतलब या तो किसी के भय में, या फिर लज्जा शर्म के मारे तुमने क्या किया, अधारण्य वेगों का धारण किया। जब वेग धारण हुआ तो पुरुष और वेग का धारण कर लिया। तो वेग धारण होने से क्या होगा, अग्नि जो है उसकी विषम हो जाएगी, जब अग्नि विषम होगी तो वात दोष कुपित होगा, ठीक है। मेन यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, वात दोष, ठीक है, ये वात दोष डोमिनेटिंग है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, कुपित होंगे। जब तीनों दोष कुपित हो जाएंगे तो स्रोतसों में अवरोध होगा, जब स्रोतसों में अवरोध होगा धातु का शोषण होने लगेगा और राज्यक्षमा की उत्पत्ति हो जाएगी। ये सिंपल सा यहाँ पे जो हमारी पैथोजेनेसिस पहले पढ़ी, वही सिंपल पैथोजेनेसिस या संप्राप्ति यहाँ पे हमारी रहने वाली है। अब देखो इसमें भी लक्षण क्या मिलेंगे, सेम ही लक्षण मिल रहे हैं। प्रतिशाय रहेगा, स्वरभेद, ये राइनाइटिस देखो यहाँ पे, अगर तुम देखो यहाँ पे शीर्षूल था, प्रतिशाय नहीं था, तो यहाँ पे क्या आया, एक तो प्रतिशाय एक स्पेशल सिम्टम मिलेगा, ठीक है, क्या है यहाँ पे, प्रतिशाय मिलेगा, यानी कि राइनाइटिस मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम याद कर सकते हो इसका स्पेशल। बाकी क्या रहेगा, वही स्वर भेद, विकास, अरुचि, पार्श्वशूल, शेषूल, ज्वर, ठीक है, वमन, अतिसार, अंग मर्द, ठीक है, या अंश मर्द में, ठीक है। तो अभी जो अंश में पेन होगा यानी कि शोल्डर पेन है, वो पहले नहीं पड़ा था, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा शोल्डर पेन, शोल्डर में पेन मिलेगा, और तुम्हें छह जनिए में शोल्डर पेन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो रहेगा, बाकी जो चीजें हैं अतिसार वगैरह वो तुम कॉमनली लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये भी बताऊंगा इसको कैसे याद करना है सिम्टम्स को। अब नेक्स्ट है हमारा छह जन्य, अब छह के समझ में आ रहा होगा, धातु का छह होना, ठीक है। तो धातु का छह से जो उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, छह जन्य राज्यक्षमा कहलाएगा। इससे पहले ये बताऊं, मुझे ये वाला समझ में आया, मैंने जो भी बताया था वेग धारण जन्य, क्लियर हो गया सबके, वेग व धारण की उत्पन्न किस तरह से उत्पत्ति होगी राज्यक्षमा की, क्लियर है, चलो ठीक है। अब छह जन्य धातु का छह, देखो धातु का दो तरीके से छह होता है, मान लो, देखो यहाँ पे तुम्हें पता है रस से क्या बनता है, रक्त धातु बनती है, रस से रक्त, रक्त से मांस, ठीक है, मांस से मेद, इस तरह से धातु बनती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डायरेक्ट ही रस धातु से रक्त धातु नहीं बन रही, तो इसको कहेंगे अनुलोम छह, क्या कहेंगे, अनुलोम छह, ठीक है। मतलब रस तो बना, रस से आगे वाली धातु नहीं बनी, ये रस धातु का प्रॉपर तरीके से पाक नहीं हुआ, रस पे रक्त अग्नि ने जो धातुगत अग्नि है उसने वर्क नहीं किया, तो रक्त की उत्पत्ति नहीं हुई, ठीक है। तो ये कहलाएगा अनुलोम छह। अब मान लो तुम्हारे पास ये है, रस धातु है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा,
और शुक्र। मान लो तुम्हारी शुक्र धातु का क्षय होने लगा। अब जब शुक्र धातु, ये लास्ट वाली धातु है शुक्र धातु, जब इसका क्षय होता जाएगा तो इससे पहले वाली धातु भी, ये भी क्षय होगा, इसका भी क्षय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त जब ये यही तो इस धातु को बना रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब शुक्र का ही क्षय होने लगे तो मज्जा का भी क्षय होगा, क्योंकि और ज्यादा। फिर अस्थि का भी क्षय होगा, अस्थि की वजह से मेद का क्षय होगा, मेद की वजह से मांस का, मांस से रक्त का, रक्त की वजह से रस का। तो इसको कहा जाता है प्रतिलोम क्षय, मतलब कि पहले किसी धातु का क्षय हो रहा है तो उसकी वजह से और पूर्वी धातु का क्षय होना, ये कहलाता है प्रतिलोम क्षय। समझ में आया? अनुलोम और प्रतिलोम क्षय। हैंड रेस कर दो अगर समझ में आया। कि स्टार्टिंग से कोई धातु नहीं बन रही है तो वो कहलाएगा अनुलोम क्षय। ठीक है, और अगर किसी एक धातु की क्षय की वजह से दूसरी और धातु में क्षय उत्पत्ति हो रही है तो वो कहलाएगा हमारा प्रतिलोम क्षय। क्लियर हुआ अनुलोम और प्रतिलोम क्षय सबके? तो क्षय कितने भेद का होगा? दो प्रकार से होगा। पहला होगा अनुलोम क्षय, दूसरा होगा प्रतिलोम क्षय। क्लियर हुआ? हैंड रेस करो पहले सब लोग, अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलो। मधिया क्लियर? चलो ठीक है। तो अनुलोम क्षय में क्या है, निदान सेवन से क्या होगा, अन्य धातुओं का पोषण ही नहीं होता, तो उत्तर उत्तर धातु जो नई वाली धातु है वो बनेंगी नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुलोम क्षय जन्य राज्यक्षमा। ठीक है, तो अनुलोम क्षय जन्य राज्यक्षमा। और अगर मान लो शुक्र को अत्यधिक क्षय होने लगा तो शुक्र से पहले वाली जो पूर्व धातु है उनका भी क्षय होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम क्षय। तो अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। तो अब इसकी संप्राप्ति क्या बनेगी, देखो वही संप्राप्ति बनेगी कि मान लो तुम किसी से ईर्ष्या रख रहे हो, तुम भय रख रहे हो, तुम किसी से घृणा रख रहे हो, तो उससे क्या होगा, कफ जो है प्रधान रहेगा, लेकिन तीनों दोष कुपित होंगे यहाँ पे। जब कफ दोष प्रधान रहेगा तो स्रोतों में अवरोध होगा, जो रस आदि धातु है वो बनेंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अनुलोम क्रम से धातु क्षय, मतलब बन ही नहीं रही है धातु। ठीक है, लेकिन मान लो तुमने क्या किया, अति व्यवहार, मतलब स्त्री के साथ ज्यादा प्रसंग किया या फिर अति मैथुन वगैरह किया, तो उससे क्या होगा, शुक्र का क्षय हो जाएगा। जब शुक्र का क्षय होगा तो वात दोष कुपित हो जाएगा, और वात दोष कुपित होने की वजह से क्या करेगा, जो धातु है उनका क्षय होने लगेगा, पहली वाली धातु का। इसको कहेंगे प्रतिलोम क्षय। तो अनुलोमन क्षय भी हो रहा है और प्रतिलोमन क्षय भी, दोनों तरीके से। तो क्या होगा, सभी धातुओं में क्षय उत्पन्न होगा। जब सभी धातुओं में क्षय उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, शोष उत्पन्न होगा, और शोष से क्या हो जाएगा, राज्यक्षमा की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये है क्षय जन्य राज्यक्षमा की संप्राप्ति। क्लियर होगी सबको? राज्यक्षमा की संप्राप्ति, क्षय जन्य राज्यक्षमा की संप्राप्ति। हैंड रेज कर दो। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी लक्षण सेम ही है। प्रतिशाय, काश, शिरोरुजा, अतिसार, स्वर छह, अंशताप, ज्वर, अंगमर्द, श्वास, पार्श्वशूल, अरुचि। तो देखो यहाँ पे अंशताप मतलब शोल्डर में बर्निंग सेंसेशन फील होगी जो, ठीक है, या तुम कह सकते हो जो हमारा ये जो हमारा लंग्स का एपेक्स वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ताप की उत्पत्ति होगी। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे दोनों लंग्स है तो यहाँ इस वाले रीजन पे। ठीक है, तो इसको कहेंगे अंशताप। तो यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा, धातु छजन्य में बेसिकली अंशताप मिलेगा। ठीक है, साहसजन्य में क्या था, रक्त का स्टीवन मिलेगा। ठीक है, वोमिटिंग में ब्लड आएगा। ठीक है, और क्या था हमारा इससे पहले, हमारा वेग धारण में क्या बताया था, वेग धारण में बेसिकली प्रतिशाय रहेगा, राइनाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तीन हो गए। अब है विषम आसन। विषम आसन का मतलब तुम्हें पता है, अध्यशन करना, अजीर्ण आसन करना। ठीक है, या क्या करना, मतलब विधि पूर्वक अन्न का सेवन नहीं किया है उसकी वजह से उत्पन्न होना। ठीक है, कुपित अन्न का सेवन कर लिया उस वजह से, या किसी भी प्रकार से। तो अनेक प्रकार के अन्य पानों को विषम रूप से सेवन करने से, मतलब विधि पूर्वक नहीं सेवन किया तुमने, उनको कैसे सेवन किया है, विषम रूप से सेवन किया है, तो त्रिदोष कुपित हो जाएंगे और रक्त वाहिनी आदि स्रोतसों में क्या करेंगे, यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति कराते हैं। सिंपल है। देखो तुमने विधि पूर्वक अन्नपान का सेवन नहीं किया तो त्रिदोष कुपित हो गए। त्रिदोष वही क्या करेंगे, स्रोतों में अवरोध करेंगे, रस आदि धातु का अच्छे से पोषण नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, शोष हो जाएगा, यानी कि धातु क्षय होगा और राज्यक्षमा की उत्पत्ति हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पे वही संप्राप्ति हमारी पैथोजेनेसिस चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसका लक्षण। लक्षण भी देखो यहाँ पे वही है, फिर से प्रतिशाय, परसेक, वमन। यहाँ पे परसेक मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वमन, अरुचि, ज्वर, अंशताप, रक्त स्टीवन, पार्श्वशूल, शिरशूल, कास और स्वरभेद, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो चारों तरीके से मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा कौन कौन से पढ़े हमने। सबसे पहला पढ़ा हमने साहसजन्य। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हमने वेग धारण। ठीक है, और तीसरा पढ़ा हमने धातु क्षयजन्य, धातु है, और चौथा पढ़ा हमने विषमासन। तो ये किसी एक को भी पूछ सकता है 5 मार्क्स में कि साहसजन्य संप्राप्ति जो है, साहसजन्य राज्यक्षमा की संप्राप्ति और निदान लिखते हुए उसके लक्षण लिखो, या फिर पूरा 10 नंबर में राज्यक्षमा पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सबको? हैंड रेस कर दो अगर यहाँ तक कोई सबको क्लियर है। चलो ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारा संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक अगर तुम देखोगे दोष क्या रहेंगे, वात कफ, दो दोष मेनली डोमिनेट करते हैं, तीन ही दोष प्रधान होते हैं। दूसरे क्या रहेगा, सभी धातु, धातु में सभी में क्षय हो रहा है, रस धातु, रक्त धातु, सारी धातुओं में क्षय उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरे क्या रहेंगे, सारी धातु रहने वाली हैं। स्रोतस प्राणवय, रसवय और रक्तवय, ठीक है। और समस्त त्रिदोष, तीनों दोष बताए गए हैं। अधिष्ठान क्या रहेगा, उरा, प्रदेश और संपूर्ण शरीर, मतलब तुम्हारा जो प्लूरल कैविटी वाला रीजन है वो। टीबी एक्चुअल में कहाँ होता है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तुम्हें पता है वहीं पे होता है, ठीक है। स्रोतो दृष्टि संग रहेगा। स्वभाव से अगर देखो, इस कैन बी क्रॉनिक और तुम्हारी और एक्यूट, दोनों तरीके से हो सकती है। अग्नि की मंदता रहेगी और कृत साध्य व्याधि में इसको रखा गया है, ठीक है। अब देखो इसके भेद लक्षण के आधार पर, तो अगर तीन रूप मिल रहे हैं, यानी कि तीन लक्षण मिल रहे हैं, तीन मेजर सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे त्रिरूप राज्यक्षमा। अगर छह यहाँ पे सिक्स मेजर सिम्टम्स मिल रहे हैं, यानी कि छह के छह सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, ये लक्षण प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, षडरूप राज्यक्षमा। और अगर 11 लक्षण मिल रहे हैं, एकादश रूप मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकादश राज्यक्षमा। त्रिरूप राज्यक्षमा मतलब जिसमें तीन रूप मिलते हैं राज्यक्षमा के, मतलब तीन सिम्टम्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं, अंश और पार्श्व में पीड़ा, ठीक है। तो तुम्हारा एपेक्स वाला भी बताया ना, ये वाला रीजन, और पार्श्व मतलब तुम्हारा जो थोरेक्स वाला रीजन है, वहां पे वेदना मिलेगी। हंस पाद में संताप, हाथ और पैरों में क्या रहेगी, ताप रहेगा। तो हाथ और पैरों में क्या मिलेगा तुम्हें बेसिकली, कि जो उसके हाथ पैर होंगे वो गर्म रहेंगे। सर्वांग ज्वर, सभी जो तुम्हारा शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें क्या मिलेगा, ज्वर की उत्पत्ति देखने को मिलेगी, ज्वर की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये रूप राज्यक्षमा बताए गए हैं। त्रिरूप मतलब तीन सिम्टम्स जो राज्यक्षमा में देखने को मिलते हैं, उसके बेसिस पर हमने क्या किया, राज्यक्षमा का क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया त्रिरूप राज्य अक्षमा, ठीक है। इसी तरह अब आ जाओ एकादश, ये 5 नंबर में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पिछली बार पूछा भी गया था, और इस बार भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में इसको रखा जाता है कि राज्यक्षमा के तीन एकादश रूप लिखो। और इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, जो कॉमनली मैंने नहीं बनाई है, जो कॉमनली चलती है, ठीक है। पहली या इसको दो वर्ड से याद रखना है, अश्व का ज्वर पाव भर, ठीक है। अश्व का ज्वर, अश्व अश्व कहते हैं ना, घोड़ा घोड़ा, ठीक है। तो अश्व, अश्व से याद करेंगे, अश्व का ज्वर कैसा है, पाव भर, मतलब पाव भर किसको कहते हैं, 250 ग्राम, कॉमन लैंग्वेज में यहाँ यूपी में बोलते हैं कि पाव भर, ठीक है। तो अश्व का ज्वर है। स्व से याद करेंगे, स्वर भेद, काश ज्वर, तो अश्व का ज्वर पाव, पा से होगा पार्श्व शूल, और आव, आव में आ पहले आ रहा है, तो आ से याद करेंगे अतिसार, ठीक है। तो क्या हो गया, अश्व का ज्वर पाव भर, ठीक है, पाव भर। तो यहाँ से क्या तीन छह सिम्टम्स याद हो जाएंगे, क्या याद हो जाएगा, अंशताप का स्वर भेद, ठीक है। का से हो जाएगा काश, जो शूल, ठीक है। और आ से हो जाएगा अति, हो जाएगा ये इसके षड रूप ही हो गए, ठीक है। अब बाकी बचे पांच, तो पांच को कैसे याद करेंगे, स्कार्स, ठीक है, SKARS, स्कार्स। तो एस से होगा हमारा श्वास, ठीक है, जिसको हम तुम कॉमनली जीवन मतलब कफ जैसा कफ आएगा, ठीक है। अरुचि, ठीक है। और आर से याद करोगे रक्त वमन, रक्त वमन मैंने बताया था किसमें मिलता है, मेनली धातु क्षय जन्य, धातु क्षय कह रहा हूँ सॉरी, साहस जन्य में, ठीक है। तो ये किसमें था, साहस जन्य। ये कॉमन सिम्टम मैंने बताए थे अलग से रहेगा शिरशूल। तो तुम्हें क्या याद रखना है, अश्व का ज्वर पाव भर, और इस कार से याद रखोगे, याद हो जाएंगे सबके एकादश रूप। समझ में आगे किस तरह से एकादश रूप को याद करना है, हैंड रेज कर दो। क्लियर है सबके, एकादश रूप किस तरह से याद होंगे, ठीक है। तो इसको क्या याद रखना है, अश्व का ज्वर पाव भर हुए, ठीक है। और मतलब उसे थोड़ा ही ज्वर आया, तो इसलिए मैंने कह दिया कि अश्व का ज्वर पाव भर है, और इस कार से। तो इस तरह से तुम 11 के 11 जो लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं, तुम याद कर सकते हो, और ये 5 मार्क्स में एकादश रूप आते हैं। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य अक्षमा के निदान लिखते हुए एकादश रूप का लक्षण करो। अगर निदान पूछेगा तो 4 निदान लिखना है तुम्हें, कौन कौन से हैं, साहसजन्य, धातु क्षय जन्य, संधारण जन्य, और है ना, वेग संधारण जन्य, या फिर और एक लास्ट हमारा कौन सा था, कौन सा है हमारा, विषम आसन जन्य, ठीक है। तो इस तरह से 4 निदान बताए गए, और 4 निदान के बेसिस पे ही हमने राज्य यक्षमा को क्लास है, ठीक है। अब देखो यही है यक्षमा के 6 रूप, तो 6 रूप में वही लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, अश्व का ज्वर, अश्व का ज्वर पाव भर, ठीक है, पाव भर। तो पाव, तो अश्व का हो जाएगा, अ से हो जाएगा अतिसार, ठीक है, स्वर भेद, कास, ज्वर,
ठीक है, पार्श्वशूल और अरुचि। तो आ से याद कर लेना अरुचि, ठीक है। यहाँ पे अरुचि, स्वरभेद, कास, ज्वर, पार्श्वशूल और क्या पार्श्वशूल और अतिसार यहाँ पे हो जाएगा, आ से अतिसार, ठीक है। तो ये 6 हो गए। अगर 5 में 5 और ऐड करने हैं तो क्या ऐड कर लो इसमें, स्कार्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबके एकादश और 6 रूप यक्ष्मा के, षड रूप और एकादश रूप क्लियर हो गए सबके, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो। हाँ, हैंड रेस करते चला करो ताकि मुझे पता रहे कि तुम लोगों को क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है हमारा साध्यता और असाध्यता के लक्षण। तो अब अगर देखो साध्य लक्षण क्या रहेंगे कि कैसे पता लगेगा, ज्वर अनुबंधित रहेगा, एफेब्राइल फीवर, एफेब्राइल कंडीशन होगी, मतलब फीवर की एब्सेंस होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि राजयक्ष्मा तुम्हारे लिए क्यूरेबल है। शारीरिक तथा मानसिक बलयुक्त, मतलब जो रोगी है उसमें उसका जो शारीरिक बल है और मानसिक बल है वो भी क्षीण नहीं हुआ है, उसके अंदर शारीरिक बल और मानसिक बल उपस्थित है या प्रेजेंस है। ठीक है, कैरियस है, मतलब जो भी तुम उसको ट्रीटमेंट दो, इतना कंडीशन में ऐसा रोगी होना चाहिए कि उस ट्रीटमेंट को या प्रोसीजर को वो टॉलरेट कर सके, उसको सहन कर सके। दीपत अग्नि, जिसकी अग्नि अभी मंद नहीं हुई है, या मास क्षय रहित, जिसके धातुओं का क्षय नहीं हुआ है, धातुओं में शोषण नहीं हुआ है, मतलब अभी वो इनिशियल स्टेज में है। बाद असाध्य के लक्षण क्या होंगे, श्वेत में जो तुम्हारे श्वेत नेत्रता, मतलब नेत्रों में श्वेतता उत्पन्न हो जाएगी, सफेद पड़ जाएंगे उसके नेत्र। पर्याप्त भोजन पर शरीर क्षीण हो जाता है। ठीक है, अंडकोश और उदर पर, मतलब जो स्क्रोटम वगैरह है, उदर वाला रीजन है, वहां पे स्वेलिंग होगी, एडिमा देखने को मिल सकता है। तो असाध्य लक्षण है। अन्न द्वेष, जिसको अन्न से द्वेष होगा तो वो असाध्य है। और मूत्र किरच, जिसको मूत्र का यूरिन रिटेंशन होगा तो भी क्या है, असाध्य कंडीशन बताई गई है। तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर होता है राज्य अक्षमा के बारे में। और जो हमने 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी दोनों चीजें मैं बीच बीच में तुम्हें बताता रहा, किस तरह से तुम्हें याद करना है और किस तरह से तुमसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस।